हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 17 फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है 1 से लेकर 48, देखिए 1 से 48 क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव, उसमें 40 क्वेश्चन को आपको जवाब लिखना था। लेकिन 2021 से लेकर 2024 तक क्या है, 2024 तक इसमें जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन में से आपको जो है 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम 2020 के जो भी क्वेश्चन है उसमें 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पाली सेकेंड पाली दोनों में 48 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट पाली का सॉल्यूशन करा लेता हूँ, उसके बाद सेकेंड पाली का भी सॉल्यूशन करा लूँगा। प्रीवियस ईयर का अहम भूमिका होता है किसी भी क्लास के अगर परसेंटेज आपको बढ़ाना है, जो भी क्लास हो, आप इंटर हो, मैट्रिक हो या आप ग्रेजुएशन में हो, कोई भी क्लास हो, जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 48 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का रहता है। 40 नंबर यहाँ दिया गया है कि 40 नंबर का रहेगा और क्वेश्चन 48 रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा फेरस। कार्बन की परमाणु संख्या सबको पता है, परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या याद कीजिएगा तो परमाणु भार निकालना आएगा, परमाणु भार निकालना आ जाएगा। परमाणु संख्या याद कीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आएगा, वैलेंसी निकालने आएगा। अगर परमाणु संख्या आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे नहीं याद करते हैं तो आप जो है वैलेंस आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको याद करना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखिए, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन 4 में क्या देता है इसको हम देख लेते हैं कि एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का जो होता है ना, क्रियाशील मूल बताना है कि क्या होगा, तो OH होता है, यह एथेनॉल का होता है। इसको याद रखना पड़ेगा कि जब भी OH जहाँ भी लगा रहेगा समझिए कि एथेनॉल है। एथेनॉल के यह अभिक्रियाशील मूल सूत्र है। वैद्युत क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़। तो सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका खोज जो है ओस्टर्ड ने किया था। किसने किया था? ओस्टर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है वह क्या करता है, क्या परिवर्तित करता है, इसको हमें समझना है, देखना है। तो विद्युत मोटर जो होता है यह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत मोटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जैसे अल्फा कण ले लेते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ठीक है, तो यह हो जाएगा ऊपरी
मुखी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है, ये बताना है। तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा 11 नंबर में, तो हो जाएगा बादलों वाला दिन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। जिस दिन बादल लगा रहेगा उस दिन क्या हो जाएगा, हमें सौर जल तापक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर स्रोत के व्युत्क्रम नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऊर्जा स्रोत और सौर स्रोत का व्युत्क्रम नहीं है, तो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होता है। तो वह जो दर्पण होता है वह हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है। तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है, तो अग्र दर्पण हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 15 नंबर बताना है किसका अपवर्तनांक इसमें से, जैसे वायु है, बर्फ है, कांच है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब जैसे केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ, क्या हो जाएगा उभयलिंगी, केचुआ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो उसने किस पौधे को चुना था, तो मटर का पौधा को चुना था। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जो भी हो, सारे सब्जेक्ट को अगर आप उतना भी करके जाते हैं तो आपको जो है, अगर नहीं भी पढ़े हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके आप जाते हैं, तो 70 से 75% आपको कोई नहीं रोक सकता है। इतना आप जान जाइए, सिर्फ उतना चीज़ को अच्छा से करके जाते हैं तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान और एपेंडिक्स, इसमें से बताना है कौन सा क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर को हो जाएगा आंसर, अपेंडिक्स अवशोषी अंग है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। सबको पता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण था। इसमें यह होता था कि जैसे वनों की कटाई चल रही थी, तो वन का संरक्षण करने के लिए वहाँ पर मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्होंने क्या किया, उन्हीं के निर्देश में सारे लोग क्या किए, सारे लोग पेड़ के संरक्षण करने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे कि उसके पेड़ को कोई नहीं काट पाए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में से तो u बाई भी हो जाता है, u बाई भी हो जाएगा। 22 में देंगे निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग किसको बोला जाता है? नेत्र का रंगीन जो भाग होता है वह परितारिका होता है। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22-23 में देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है? ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण कौन ज़्यादा होता है? तो वह नीला हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किस घटना के कारण वो पहले दिखने लगता है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन बताना है। तो वह आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, बी नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, लालीनुमा नहीं दिखाई देता है, वही होता है वो। आइए क्वेश्चन नंबर हम 25 करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छा से इसको करें। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? ठीक है, तो ये परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। 26 में दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें जो क्षैतिज कतार होता है, ठीक है, वो जैसे इस टाइप का कतार हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यही चीज़ पूछा है कि अगर क्षैतिज कतार दे दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार को हम क्या समूह बोलते हैं, कोष बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हो जाएगा जिंक की परत, हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। 28 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सबको पता है किसको काटा जा सकता है चाकू को आसानी से? सोडियम होता है। सोडियम को कहाँ रखते हैं हम लोग? केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बाहर रखिएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। अब फास्फोरस जो होता है ना, उसको कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 29 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 30 में है कि टार्टैरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? जैसे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में, सिरका में क्या पाया जाता है? इमली में क्या पाया जाता है? टमाटर में क्या पाया जाता है? सब में कुछ ना कुछ अम्ल पाया जाता है। तो वही पूछा है कि टार्टेरिक अम्ल इनमें से बताना है किस में पाया जाता है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है? सिरका में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जल। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, क्वेश्चन नंबर 32, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो उसमें से बताना है कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद कहता है 33 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो घेंगा होता है। सबको पता है कि घेंगा रोग होता है। स्कॉर्बी विटामिन सी से होता है। ठीक है। निम्नलिखित 34 नंबर, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन्स होता है। वृद्धि हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का वो बताना है कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक है। तो वह उसका अंडाशय होता है वहीं बदल जाता है। ठीक है। 37 में कहता है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एस्टोमाटा, तो यह द्वार कोशिकाएं जो होता है कंट्रोल करता है। 38 में है निम्न में से कौन विक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किसको बोलते हैं? तो नेफ्रॉन होता है। विक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो यह विक होता है। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन क्या होता है? नर लिंग हार्मोन्स, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इसमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? यह नर लिंग हार्मोन होता है। ठीक है। नर लिंग एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना? 41। क्वेश्चन 41 है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जब कोई भी अभिक्रिया चलती है उस समय क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है? उसको ये चीज़ बताना है। तो उपचयन हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट होता है। 44 में दिया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वहाँ पर एक अम्ल छोड़ देती है जिस अम्ल के कारण लोगों को दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। तो यही बताना है। तो उसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब आइए उसके बाद जो है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे, तो इसको बताना है। तो यह हो जाए कूटपाद द्वारा। क्या हो जाता है? कूटपाद द्वारा। 46 में है कि कौन सा एंजाइम्स वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम्स को लाइपेज बोला जाता है। 47 है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय जो होता है श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसनांग क्या होता है? मछली क्या चीज़ से श्वसन मतलब कि श्वसन क्रिया करती है? तो गिल्स होता है। गिल्स की हेल्प से जो है मछली श्वसन करती है। यह जो हो गया 17 फरवरी 2020 का क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है जिसमें 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया रहता है। इसमें 40 बनाना रहता है। इसी का ये सॉल्यूशन है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्ज़ाम देने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके जाएं। ठीक है। बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अहम भूमिका होता है। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने जो भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, फ्रेंड है, सारे को शेयर करें। थैंक यू।